हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थर्ड लेसन, एक कहानी यह भी, और इसके लेखक है मनु भंडारी। तो यहाँ पर उन्मुखीकरण दिया गया है। देखिए, नारी में उनके गुणों का समन्वय है। नारी मतलब स्त्री, उनके गुणों का समन्वय है। उसमें प्राकृतिक अनुराग है। इसके अंदर, नारी के अंदर प्राकृतिक अनुराग भी है, सौंदर्य भूति भी है, माने खूबसूरती है, संवेदना और साथ ही साहस भी है। संवेदना और साहस, साहस का मतलब हिम्मत भी है। वेदों में भी नारी का प्रशस्ति गाई गई है। प्रशस्ति मतलब वेदों के अंदर भी स्त्री के बारे में बहुत तारीफ की गई है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। इससे मालूम होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। तो यहाँ पर हमको समाज के विकास में नारी का क्या भूमिका है, तो एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इसके अंदर ये क्वेश्चन हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर लेखिका मनु भंडारी का परिचय देखेंगे। मनु भंडारी एक कुशल लेखिका है, एक अच्छे लेखिका है। इनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। यह 1931 में भानपुरा नामक एक गांव में पैदा हुए थे। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने वे अत्यंत लोकप्रिय है। ये स्त्री के मतलब औरत की तारीफ के बारे में या उनके जीवन के बारे में या उनके बारे में डिटेल्स लिखने में इन्हें बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं हर गाई 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेला एक प्लेट सैलाब, यही सच है आपकी भंटी, 1 इंच मुस्कुराता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसके? मनु भंडारी के प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, यहाँ से लेसन स्टार्ट है। देखिए, जन्मी तो मध्य प्रदेश में भानपुरा गांव में थी, मतलब पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में पैदा हुए थे। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिल मकान से। उनका किनके, ये जो जहां पर भानपुर में पैदा हुए, उनकी यादों का सिलसिला कहां से शुरू हो रहा बोल रहे? ये लोग अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहा, 2 मंजिला घर से, जिसके ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। फर्स्ट फ्लोर पे पिताजी माने फादर का साम्राज्य था। यहाँ वे निहायत थी अव्यवस्था ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। मतलब उनका रूम कैसा था? बुकों से फैला हुआ, किताबों से और पेपर से फैला हुआ था। तो कभी जब भी उन्हें देखते थे तो वो पेपर्स के बीच में बैठे हुए रहते थे या पिताजी उनके यानी तो ट्यूशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहते थे। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सभी के इच्छाओं को, पिताजी के आज्ञाओं को पालन करने के लिए सदैव तत्पर। मतलब क्या बोल रहे? उनके माँ, उनकी भोली भाली माँ, अच्छी माँ हमेशा क्या करते थे? सिर्फ इनके बातें सुनते हुए और माँ इनके फादर का आज्ञा मानते हुए रहते थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अजमेर से पहले कहाँ पर थे वो? इंदौर में थे, जहाँ पर उनकी बहुत इज्जत थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारों कामों को भी जुड़े हुए थे। इन्हों क्या करते थे? सिर्फ पार्टी के साथ नहीं बल्कि सोशल सर्विस भी करते थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, पढ़ने के बारे में सिर्फ स्पीचेस नहीं देते थे, बल्कि इन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। सिर्फ इन्होंने लेक्चर नहीं देते थे पढ़ाई के बारे में, बल्कि 8-8, 10-10 बच्चों को अपने घर में रखकर भी पढ़ाते थे, जिसके अंदर से कुछ लोग बड़े बड़े ओहदों पे बड़े बड़े जॉब्स हासिल करें। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी
दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। कैसे थे उन्होंने? एकदम सिंपल जिंदगी और एकदम मुलायम आदमी थे। दूसरी ओर बेहद क्रोध और आवादी, दूसरी ओर स्ट्रिक्ट थे और बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, मैं ये सिर्फ सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। मतलब क्या बोल रहे? तब इनके गुण ऐसे थे, भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़ी आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। एक बार इनको ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इनको क्या करें, इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले अंग्रेजी हिंदी शब्दों का विषावरण के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब जो भी इंग्लिश के हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेशन क्या करते थे या कुछ पढ़ते थे, उसका काम को क्या करें यहाँ पे अजमेर में आने के बाद आगे बढ़ाए। जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, सिर्फ पहला शब्दकोश था जो इन्होंने आगे बढ़ाया। उसने इन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिली। और यश माने इज्जत और प्रतिष्ठा रेस्पेक्ट, मशहूर। यश माने रेस्पेक्ट और बोलते हैं प्रतिष्ठा, इसको भी हम रेस्पेक्ट कह सकते हैं। यश का मतलब असल होता है आयशो आराम, पर अर्थ नहीं है। यह शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें क्या कर रहे थे, गरीबी की ओर बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो पहलू बने हुए थे, जो व्यक्तित्व था, उसको धीरे धीरे कमजोर करने लगे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित उनका यहाँ उन्हें इस बात तक अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपने आर्थिक विशेषताओं की भागीदारी बनाएं। मतलब इन्हें बहुत सेल्फिश थे, उन्हें कभी भी किसी पे बोझ नहीं डालना चाहते थे, जिसकी वजह से इनके बच्चों को भी इनकी आर्थिक स्थिति, इनके इकोनॉमिक के बारे में नहीं बोला करते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने के यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। क्या कर रहे थे, धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ रहे थे। ये देख के क्या हो रहा था, कभी उनका गरीबी की वजह से इनके पिताजी का गुस्सा ज्यादा बढ़ जा रहा था, या नहीं तो अपने हाव भाव खो दे रहे थे, जिसकी वजह से इसकी माँ को डर लगता था, थरथराते कांपते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसे गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद के दिनों में इतना शक्ति बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते थे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लोग इनके साथ धोखा करते गए, इन्हें चोटिल होते गए और लोगों से इनका विश्वास उड़ते गया, इसलिए इन्हें धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ते गए। इनकी ताकत जो भी है वो खत्म होते गई और इन्हें चोटिल होते गए। कौन? पिताजी सुना रहे, कहानी है कहानी। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ, मतलब ये फादर के बारे में मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ, मुझे उनका गौरव गाना करना है, मुझे उनकी रेस्पेक्ट करना है, बल्कि मैंने तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व में तने बाने में गूंधी हुई है। सुनारे से वाली लड़की है, उन्हें क्या बोले, मैं मेरे बाप के बारे में, फादर के बारे में ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे फादर के गुण मेरे पास कितने आए, या कि अनजाने में अनचाहे किए उनके व्यवहार के मेरे भीतर किन गलतियों के जन्म दिया है। यानी तो उन्हें जो अचानक अनजाने में जाने में जो काम करे वो काम मेरे दिल में अभी तक है, तो उससे क्या रिजल्ट निकला मैं देखना चाहती हूँ। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, मतलब बहुत मरियल मतलब कमजोर थे। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वास्थ्य और हंसमुख
हसमुख बहन सुशील से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ही। इनकी एक बहन थी, वो बहुत ज्यादा गोरी थी और खूबसूरत थी, जिसकी वजह से हमेशा उनकी तारीफ होती थी, लेकिन इन्हों काले रहने की वजह से इनकी तारीफ नहीं होती थी घर में, बोलकर सुना रहे। इन दोनों को हमेशा कंपेयर करते थे, तुलना। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव भी ग्रंथि पैदा नहीं हुए? क्या मेरे दिल के अंदर भी ऐसे भेदभाव करने वाले ग्रंथि तो पैदा नहीं हुए? सोच रहे नो। दी की नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे घबराई नहीं पाई, उससे उभर नहीं पाई। क्या बोल रहे ना, जितनी रेस्पेक्ट मुझको मिलने के बावजूद भी जो मेरे साथ बचपन में कंपैरिजन किया जाता था, वो कंपैरिजन से मैं अब तक बाहर नहीं निकल सकी। बोल रहे ना, आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमटी ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। क्या बोल रहे नो, अगर कोई मेरी लिखी हुई कहानी की तारीफ करे तो मुझको दिल से खुशी नहीं होती, बल्कि मेरे पास अभी भी वो दुख मुझको सतारा जो बचपन में काली गोरी का कंपैरिजन करते थे। बोल रहे नो, शायद अचेतन की किसी परती के नीचे दबी इसी हीन भावना चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मेरे दिल में अभी तक वो भावना है, मतलब जो बचपन में जो इंसिडेंट गुजरे वो इंसिडेंट मेरे पास अभी तक है, तो उसका उपलब्धि मतलब उसका रिप्लेस मैं अभी नहीं कर सकती बोलकर उन्हें बोल रहे। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, मतलब झूठा लगता। पिताजी के जिस शक्ति स्वभाव पर मैंने कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्ति स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। क्या बोले नो, जब मैं मेरे फादर के बंद मतलब जो उनका शक्ति स्वभाव था, उनकी जो रेस्पेक्ट थी, वो देखकर मैं जाती थी, बन माने खुश होते होते जाती थी, लेकिन आजकल वो मुझको नजर नहीं आ रहा। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यवस्था में उपजा शक, कई लोग इनको धोखा दे दिए, जिसकी वजह से किसी पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा बोलकर बोल रहे। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है। क्या बोल, बचपन से मैं फादर से टकरा कर चलती आती थी, बचपन से मेरी नहीं बनती थी फादर से, बोल रहे। तो इसे मेरे पास अभी तक कितने रूप है कह रहे हैं, कहीं कुठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, मतलब कहीं पर कुठावा मतलब दिखावे के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया माने उसका रिएक्शन के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया यानी उनकी परछाई के रूप में। ये पूरे इनके पास आए, बोल रहे नो, फादर के गुण पूरे इनके पास आए। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने बातों के क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका असन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उसमें मुक्त हो नहीं कर सकता। क्या बोल रहे नो, अगर फादर के जो गुण हैं मुझ पे आ जाएंगे, या फादर बिल्कुल मुझे एहसास नहीं होता, अगर उनके गुण का अगर मुझ पर आ गए तो उसका मुझको एहसास नहीं होता, या नहीं तो गुजरे हुए जो आदतें हैं उसके भीतर भी अगर मैं बातें करूं तो इसका असर मुझ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे मैं कभी उन बातों से कभी मैं मुक्त नहीं हो पा रही बोलकर बोल रहे, जो बचपन में जो इंसिडेंट गुजरे। पिता के ठीक विपरीत ही, माने पिता के बिल्कुल अपोजिट ही थी हमारा बेपड़ी लिखी माँ माने अनपढ़ माँ, पढ़ी लिखी नहीं। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य, जमीन से माने कुछ ज्यादा ही हिम्मत, सहनशीलता थी, सहन शक्ति थी माने बर्दाश्त करने की शक्ति शायद उनमें, किनमें, माँ में। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव की स्वीकार करती थी। वे उनकी माँ की तारीफ कर रही।
मतलब मेरे फादर इतनी बातें बोले थे भी इसको बर्दाश्त करते हुए और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश को अपना फर्ज समझकर पूरा किया करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं। माँ के बारे में कह रही, माँ जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, न कुछ चाहा, केवल दिया ही दिया है हम सबको। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। मतलब हम लोग इसलिए माँ के से ज्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे से मांगे नहीं बल्कि हम लोगों को दिए। लेकिन न्याय थी असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। मतलब उन जो माँ मेरे साथ जो यहाँ करे थे बचपन में, जो त्याग करे थे, तो उसका आदर्श मुझ में अभी तक नहीं दिखा बोलकर बोल रहे। ना उनका त्याग, ना उनकी सहीन गुणता, खोज। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। चलो, ये माँ बाप के बारे में बोलना, जो भी पुराण था उसको खत्म कर दूं मैं, खत्म करके मैं अपने पे लौट रही हूँ, मैंने अपनी बातें कहना चाहती हूँ। देखो अपने बारे में ना क्या कह रहे हैं। 5 बहनों में सबसे छोटी मैं। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग समझ जाते हैं ये छोटे छोटे वर्ड्स। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद है, माने थोड़ी थोड़ी याद है मेरे मन में, मेरे दिल में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल सतोलिया, लंगड़ी डांग गेम्स है। मतलब कौन कौन, बड़ी बहन और इन दोनों मिलके गेम्स खेलते थे। कौन से खेलते थे? खेल सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, लाठी टीलो, काली टीलो। तो कमरों के गुड्डा गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। गुड़ा गुड़ी की बचपन में शादियां करते ना बच्चे, वो भी ये लोग गेम्स खेले। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ, सामने सहेलियां थे। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है। भाइयों के साथ क्या खेले? गिल्ली डंडा। और पतंग भी उड़ाया है। कांच पीस कर मजा सूतने का काम भी किया है। मांझा सूतने का मतलब पतंग उड़ाते जो मांझा रहता, मांझा सूतने का भी काम करे लोग कांच को पीस कर। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। किसका? जो काम करते थे, जो गेम्स खेलते थे, वो गेम्स पूरे घर के बाहर ही खेला करते थे लोग। और हमारी सीमा थी घर, और लड़कियों की सीमा थी घर, भाइयों का सीमा था घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारों के घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैल रही थी। जब कुछ दौर में सिर्फ घर की सीमा घर तक ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में भी रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने का कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे, कुछ घर ऐसे थे अपने फैमिली का हिस्सा। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक माने नए जमाने के दबाव के महानगरों को फ्लैट में रहने वालों के हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करने हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। आजकल जो फ्लैट्स में रह रहे ना, उनके बारे में कह रहे हैं। पहले तो गांव में कैसे रहते हैं लोग, घर नहीं बल्कि मोहल्ले में भी जाते या एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आजकल सिटियों में क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचान लेते। उसके बारे में बोल रहे हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। मैंने उन्होंने लिखे से जो कहानियां लिखे थे उसके अंदर से 1 दर्जन जो कहानियां हैं उसके पात्र कम से कम ये मोहल्ले से जुड़े हुए जहां पर थे। यहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी है, मतलब बचपना पूरा गुजारा, और यंगपना जवानी भी गुजारी। अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, मतलब अपनी जवानी का आरंभ किया था वो जगह में। 1-2 को छोड़कर उनमें से कई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। जितने भी पात्र थे इन्होंने लिखे सो कहानी में एक भी इनके परिवार का नहीं था। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ था। इतने वर्षों के अंतराल में, इतने सालों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेषण प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे।
उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। आप लोग, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, जो हार्ड वर्ड से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी लेसन है ये। उस समय तक हमारे परिवार के लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष, माने उस दौर में एक लड़की की शादी करना तो 16 इयर्स था, 16 वर्ष, और शिक्षा के मैट्रिक और शिक्षा की 10th क्लास की 16 इयर्स। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की थी। उनकी बहन शादी करके कोलकाता चली गई, उसके बाद शादी कर दी, कोलकाता चले गए। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अब भाई चले गए, बहनें चले गए, उसके बाद इनको एहसास हो रहा अपनेपन का। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। केंद्रित माने नजर पड़ी। लड़कियों की जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्र बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, उस दौर में सिर्फ पढ़ाते थे नहीं बल्कि घर के छोटे मोटे काम भी किस तरह करना जुड़ाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं, मतलब फादर मेरे ये चाहते थे कि मैं किचन से दूर रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकने का था। ये बता, घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होते थे, क्योंकि लीडर थे ना कांग्रेस के, इसलिए हर दिन एक नए पार्टी वाले आते थे। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, मैंने उनकी आदत थी। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठकर सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहता था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा है। 1942 में कुछ हुआ था, इसलिए क्या कर रहे हो, सारा देश खौल रहा, बोल रहे कुछ हुआ था, देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेद की थी तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। अब पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोल लेते थे, लड़ लेते थे, इसलिए इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। हाँ, प्रतिक्रिया और देशभक्ति शहीदों के रोमनी आकर्षक और उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आंकृत रहता था। देशभक्ति के बारे में, देशभक्तों के बारे में अगर कभी सुने तो उनको दिल में अच्छा लगता था। ये बातें इनको नहीं समझ में आते थे, पार्टियां वाले लड़ लेने वाले। तो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समय में के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचय हुए किताबें पढ़ती थी। क्या करते थे लोग, 10th क्लास में रहे तक भी यही सुनते थे, पार्टियों का झगड़े और कहानियां पढ़ते थे और लेखक का नाम पढ़े बगैर। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की माध्यमिक शीलता अग्रवाल के परिचय हुआ। वहां पर हिंदी के एक पोएट से, शीला अग्रवाल से इनका इंट्रोडक्शन हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहारा सीखा, मतलब ककहारा माने आई। 1 साल पहले ही वह कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्ति हुई थी। मतलब पहली बार वो स्कूल खुला था, कॉलेज खुला था और पहली बार ही टीचर आए थे। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने साहित्य की दुनिया में प्रवेश मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन कर किताबें दी। मतलब उन्होंने क्या करे, दिल बोला तो किताब, ये किताबें पढ़ो, वो किताबें पढ़ो बोलकर चुन के दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बिताने साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अग्नेय और यशपाल भागवती चरण
वर्मा तक फैल गई थी, फिर तो फैलती ही चली जाएगी। मतलब इन्होंने जो पढ़ रहे थे किताबें वो धीरे धीरे बढ़ते, एक खत्म के बाद दूसरी, दूसरी खत्म के बाद ये पूरों की किताबें इन्होंने पढ़े। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों के वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। शैलेंद्र जी के छोटे छोटे सेंटेंस पढ़े ना तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था, सुनीता का उपन्यास बहुत अच्छा लगा था इनको। आग्नेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। इन्होंने शेखर के एक जीवन ये पढ़ा, एक स्टोरी पढ़े, लेकिन उनको समझ में नहीं आया वो। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, इसके बाद ये पढ़े तो उसमें मन को इस कदर बांधा कि उसे झोंके में शेखर को फिर से पढ़ी। मतलब ये नींद की द्वीप जो बुक पढ़े बहुत अच्छा समझ में आया, तो फिर क्या करे दोबारा एक जीवन ये पढ़े उन्होंने इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का गुण था, मतलब उसको समझ के पढ़ने का गुण था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा रहे थे, उन्होंने ध्वस्त भी किया जा रहा था। मतलब इन्होंने जो किताबें पढ़ रहे थे उनके दिल में सिर्फ डाउट्स नहीं आ रहे थे, बल्कि वो डाउट्स क्लियर भी हो रहे थे। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भागवती बाबू का चित्रलेखन पढ़ा। ये दोनों किताबें फिर उन्होंने पढ़े। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जीतना समझना शक्ति समझा। वो कभी किताबें पढ़ते थे ना, किताबों के बारे में बहस भी होती थी, मतलब डिबेट होता था, उसमें जीतते थे, जीत के कई अवार्ड्स भी हासिल करे। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उस स्थितियों को सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। उनके फादर जो साहित्य को बैठ के घर में मोहल्ले में बैठ के करते थे, बल्कि उसको पूरी दुनिया में फैलाया। 1946 से 1947 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला 1946 से 1947 में ऐसे हालात थे इंडिया में कि घर में रहना बेहतर था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस ये पूरे हो रहे थे। जब भाषण हर शहर का चरित्र था, उस पूरे दमखम में और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। मतलब मैं भी क्या करी, ये हड़ताल जुलूस इसमें भाषण हिस्सा लेने लगी। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोग के बीच उठूं बैठूं, जानू समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती और हड़तालों करवाती। लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपने सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता होता तो सारी वर्जनियां, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह सभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथर देने वाली पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र जी से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। इन अपने बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे रहे। उसके बाद यश कामना, बल्कि कहाँ की यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। ये थी यश कामना माने आराम से बैठना, और यश लिप्सा मतलब आराम से नहीं रहना। ये दोनों भी इनके दुर्बलता थी, मतलब इनकी ताकत नहीं थी। दुर्बल मतलब जिसके पास ताकत नहीं रहती उसको कहते हैं। जीवन की धुरी था यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। मतलब लोग यहाँ पर जैसे जीते वैसे नहीं, बल्कि एक स्पेशल इंसान बनकर जीना चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो,
इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई थी, मतलब एक बार मुझ पर गुस्सा करे उससे बच गई उन्होंने। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले, इनके बारे में बोल रहे और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों। अनुशासन माने डिसिप्लिन, कॉलेज में डिसिप्लिन बिगाड़े बोलकर एक लेटर आया इनके फादर को कॉलेज न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे, मतलब गुस्सा आग बबूला हो गए। लौटकर क्या कहकर बरपा होगा, मतलब क्या कहर बरपा होगा, मैंने मुझ पर कॉलेज में जाके बाद क्या गुस्सा करती बोलकर इनको डर हो रहा। इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोसी की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। डर से माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बारा निकल जाएगा, और माँ को भी बोले कि अगर फादर लौट के आएंगे तो बहुत गुस्से में आते, तब बुलाना उसको, तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चल तो विश्वास नहीं हुआ। इनको डाउट था कॉलेज में जाके इनको डिसिप्लिन के बारे में क्या बोलते लेकिन फादर को शायद तारीफ करेंगे कॉलेज में, इसलिए माँ बोल रही कि फादर तुम्हारे खुश है, कुछ भी नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते, फिर भी माँ की पैखिन ने वो डरते डरते गई। सारे कॉलेज के लड़कियों पर इतना रौब हो तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों से इशारों पर चल रहा है, फादर बोल रहे। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं। प्रिंसिपल बोल रहे क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों की क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारे कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारे लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाते लगती हैं। ये फादर से शिकायत कर रहे कॉलेज वाले, मतलब पूरा कॉलेज इनके इशारों पे चलता। क्लास में जाओ बोले तो क्लास में जाता, या आके नारे लगा बोले तो नारे लगा। तुम लोग तो मेरे कॉलेज को चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने में घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं आवाक माने शॉक हो गए। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था। फादर इनके बारे में सुना रहे थे सब, हमारे प्रिंसिपल ये बोले, ऐसा बोले, तो इनके आंखों पे इनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले डर रहे थे कि मेरी शिकायत करने बुलाए शायद कहकर। एक घटना और आजादी हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। आजादी हिंदी की खुद क्या करे, एक हड़ताल करने की कोशिश करे, मतलब कॉलेज बंद, स्कूल बंद, सब कोई भी अगर नहीं बंद करे तो ये स्टूडेंट जाके बंद करा देना। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थियों वर्ग चौपड़ा मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुए और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आप लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है और हुड़दंग मचाती है फिर रही है। ये लड़की के बारे में शिकायत कर रहे आगे, तुम्हारी लड़की को क्यों ऐसा छोड़ दिए, लड़कों के साथ कर रही है, बाजार में भाषणबाजी कर रही है, इस तरह सुना रहे। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मन मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? ये सब इन्हों सुना रहे।
वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भवरते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। मनु बोल रहे कि लोग आते जा रहे, इनको बोलते जा रहे कि थू थू करके जा रहे हैं और मनु का घर बंद कर दो, ये लड़कियों को जो आजाद दीदी बंद कर दो बोलकर कह रहे हैं। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी को एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अबलाल जी बैठे थे। मतलब शाम के वक्त आएगी मैं घर के सामने घर में देखे तो मेरे फादर के साथ अम्बालाल बैठे हुए थे, एक प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला गया। कि किस लिए आए डॉक्टर? नुक्कड़ में, मतलब चौरास्ते पे इनका भाषण सुने थे, उसकी मुबारकबाद देने आए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, मतलब उनको बोल रहे, फादर को बोल रहे, तुम हमेशा घर में बैठते क्या, कुछ ना कुछ तुम मिस कर रहे। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे में संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहता होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह बह रहा था, या यही भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में हो रहा था। मतलब उनके बारे में बोल रहे, डॉक्टर साहब आके तारीफ क्यों करे? अगर वो मैं याद करे तो मुझको ऐसा लग रहा है कि वो उम्र में मैं क्या बोली होंगी शायद, यानी तो इतनी भीड़ में एक लड़की आके बोल रही है, शायद तारीफ करे। पर पिताजी कितनी तरह की अतर्विधियों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 1947 के मई महीने में शील अग्रवाल की कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया था लड़कियों को भड़काने और कॉलेज को अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इनके फादर को 1947 में एक नोटिस भेजे, क्या बोल के कि लड़कियों के डिसिप्लिन बिगाड़ रहे बोलकर। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की कॉलेज बंद करके हमने 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। मतलब क्या करें, 3rd ईयर के बाद इनको निकाल दे रहे हैं हम लोग, 2-3 स्टूडेंट्स को हम दोबारा कॉलेज में नहीं ले रहे, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे बोलकर बोल रहे। हुड़दंग तो बाहर रह कर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में ही आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई है। मतलब इन्होंने जो काम करे, 2 लोगों को इकट्ठा करे, 2 लोगों की तारीफ सुने या लोगों को भाषण दिए, उसके सामने ये निकाल देना वेस्ट है। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को, इनकी जो उपलब्धि ने जो काम कर रहे थे उसकी उपलब्धि क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को मिला था। ये था लेसन। अब यहाँ पर दिया गया प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया, इस पाठ की लेखिका ने एक स्त्री होते हुए भी स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब आप बताइए कि इस सामाजिक विकास के विद्यार्थी क्या योगदान दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है। सेकंड है, समाज सुधार कार्यों के स्वयंसेवी
संस्थाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप लोगों को आंसर्स लिखना है। उसके बाद ये पाठ पढ़िए, अभ्यास करिए, लेसन पढ़ के अभ्यास करना है। उसके बाद पाठ से आधार पर निम्नलिखित पंक्तियों के व्याख्या कीजिए, इसके व्याख्या लिखना है इसके अंदर। इसके वीडियोस अलग से बना के मैं अपलोड करूंगा। देखिए यहाँ पर नदियांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये पढ़ना है, ये पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देखना है आप लोगों को। जैसे 23 में 1954 से पढ़िए, आप पढ़ के इसके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद इन प्रश्नों के 5-5 पंक्तियों में उत्तर देना है और इन पंक्तियों के उत्तर 10 माने लॉन्ग आंसर्स इसके अंदर हमको लिखना है। उसी तरह यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उपलक्ष्य पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण देने का मौका मिले तो आप भाषण क्यों होगा, इसका एक भाषण लिखिए। यहाँ पर एक हम लोगों को पैराग्राफ लिखना है। अगर आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे संयुक्त राष्ट्र के मौके पर आप लोगों को मौका मिला तो क्या हो, आप क्या भाषण देते। उसके बाद यहाँ पे समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पर सोसाइटी में पढ़ाई की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर क्या करना है, आपको अपने विचार दर्ज करते हुए एक पैराग्राफ फिर लिखना है। यहाँ पर इसकी वीडियोस अलग डालूंगा मैं। यहाँ पर ग्रामर है, देखिए कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यहाँ पे यश, धैर्य, सीमा, इशारा, पर्यायवाची, इन दोनों के पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, यश के कीर्ति, यहाँ यश के एक पेज लेकर देखूंगा, यहाँ पर लिखेंगे हम पहला वाला यश, इसका मतलब होता है कीर्ति, कीर्ति, यश का मतलब कीर्ति। धैर्य, धीरज, धैर्य मतलब धीरज। एक कीर्ति भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते, उसी तरह प्रसिद्ध भी लिख सकते हैं, प्रसिद्ध। ये धीरज लिख सकते हैं, हिम्मत, और उसी तरह साहस ये लिख सकते हैं आप इसके। और एक और क्या है इसके अंदर, सीमा, सीमा का आप लिख सकते हैं हद, दायरा। एक और है इशारा, इशारा का आप लिख सकते हैं संकेत या सूचना, इस तरह आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेहद क्रोधित, बेहद क्रोधित और सहन शक्ति, गर्मजोश, वाक्य प्रयोग करके शब्दार्थ लिखिए। इसको वाक्य प्रयोग करके इसके शब्दार्थ भी हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया, देखिए यहाँ पे बेहद दिया, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला फर्स्ट बेहद, बेहद का मतलब बहुत, ये बहुत। इसको वाक्य से प्रयोग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐश्वर्या राय बेहद खूबसूरत है, इस तरह लिख सकते हैं। ये हो गया। सेकंड वाला क्रोधित, क्रोधित का मतलब गुस्से में। इसका वन सेंटेंस क्या लिखते, यहां पर उपाध्याय क्रोधित है, इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति का मतलब सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप, प्रत्येक
हर आदमी को सहनशीलता या सहन शक्ति होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, लू उतारना, आग लगाना। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर दोबारा इसके मुहावरों में लिख के क्या करना, इसके अर्थ में वाक्य में प्रयोग करना। थर्ड वाला, लू उतारना, लू उतारना माने जोश कम करना, जोश कम करना। यहां पर अगर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुलिस को देखकर ही बदमाशों का लू उतर जाता है, लू उतर जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट, आग लगाना, आग लगाना, झगड़ा लगाना, इसका मतलब झगड़ा लगाना। तो यहां पर लिख सकते हैं, दो लोगों के बीच झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। ये अब देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला, ताने बाने मन मर्यादा, युग्म शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये युग्म शब्द है, इसको वाक्य में प्रयोग करना। फोर्थ वाला है फर्स्ट, ताने बाने, ताने बाने। इसका वाक्य क्या बनेंगे हम लोग, ताना बाना माने किसी के विरुद्ध ताना बाना बुनना अच्छा नहीं होता, किसी के विरुद्ध ताना बाना अच्छी बात नहीं। उसी तरह मान मर्यादा, सेकंड वाला, मान मर्यादा। इसका वन सेंटेंस क्या लिखेंगे हम लोग, हम सबको अपनी मान मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए। ये हो गए फोर्थ वाले। अब उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ देखिए, सूचना पढ़कर उसके अनुसार कीजिए। यहाँ पे क्या दिया, महत्वाकांक्ष और किशोर अवस्था दुर्बल, इसके विच्छेद कर संधि पहचानिए। इसको प्लस लगाना, प्लस लगा के इसकी संधि पहचानना है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, महत्वाकांक्षा, फर्स्ट महत्वाकांक्षा, इसको महत्व प्लस आकांक्षा, इसको कैसे लिख सकते हैं, महत्व प्लस आकांक्ष, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर संधि हो रही है, स्वर दीर्घ संधि, स्वर दीर्घ, ये संधि हो रही है, स्वर दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, किशोर अवस्था,
किशोर अवस्था, यहाँ पे किशोर प्लस अवस्था लिखना है इसको, किशोर प्लस अवस्था। ये कौन सी संधि है? स्वर दीर्घ संधि, ये भी सेम स्वर दीर्घ संधि, स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ 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 संधि। नेक्स्ट क्या है? दुर्बल, दुर्बल दुर्बल। इसको क्या लिखेंगे हम? दु प्लस बल, दु प्लस बल। ये कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया? पोथी पुराण, चौराहा, चार दीवारी, विग्रह का कर समास पहचाने। इसको विग्रह करके क्या करना है? इसका समास हमको पहचानना है। तो फर्स्ट क्या दिया यहाँ पे? पोथी पुराण, सेकंड में फर्स्ट, पोथी पुराण, पोथी पुराण। पोथी और पुराण लिखना है, इसको और लगा देना, पोथी और पुराण, पोथी और पुराण। इसको लिखेंगे पोथी पुराण दो हो रहे तो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट और क्या है? देखिए यहाँ पे चौराहा, चौराहा, चौराहा। इसको आप क्या लिखेंगे? चार राह, चार राह जहां मिलते हैं, चार राह जहां मिलते हैं। ये गिनती है द्विगु, क्या हो जाता है? द्विगु समास। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी क्या लिखते हैं? चार दीवारों का घेरा, चार दीवारों का घेरा, चार दीवारी। ये भी द्विगु समास आता है, द्विगु समास। इस तरह हम समास ये लिख लिया। अब यहाँ पर दिया है उदाहरण के अनुसार शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिससे उनके युगाधिक अर्थ स्पष्ट हो। पाठ में आए भिन्नार्थ शब्दों के 5 शब्द चुनकर लिखिए। लिखना है जैसे आम, जैसे आम का आप अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जैसे आम जनता भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चाहती है, हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाए। इस तरह इसको आप लेसन में से लिख लेना है, वो कर लीजिए आप। अर्थ का दृष्टि से वाक्य पहचानिए और दिए गए उदाहरणों के अनुसार 2-2 वाक्य बनाइए। इसके वाक्य पहचानना है। इसके वाक्य, वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा था। तो जैसे वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा था हम क्या लिखेंगे? जैसे वह काम कर रहा था। तो इसको क्या करना है हमको? ये कौन सा वाक्य है? विधानार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। यहाँ पे क्या दिया? तुम काम पर जाओ, ये आज्ञार्थक है। आज्ञा, हम लोग आज्ञा दे रही है, आज्ञार्थक वाक्य। तुम काम पर मत जाओ, हम लोग क्या कर? नकारात्मक, मत जाओ नहीं, नकारात्मक दे रहे इसके अंदर, नकारात्मक अपोजिट वर्ड, नकारात्मक वाक्य। ये हम लोगों को लिखना, मतलब जाओ या मत जाओ ऐसा लिख रहे हम लोग। ये हो गया लेसन।